वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस, जिसमें हमारे पास क्या आज हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियोप्लाज्म। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। अच्छा जी, न्यूक्लियोप्लाज्म, अब आप देखिए नाम से जाहिर है न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, प्लाज्मिन फ्लूइड, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा जैसे हम कहते हैं ना साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का फ्लूइड, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड। ओके जी, अब हमने डिफरेंस इधर करना है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, वेदर दे आर सेम और डिफरेंट, ये हम अभी पढ़ेंगे तो हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड है, ग्राउंड मिक्स मटेरियल जो होता है इसके अंदर मौजूद होता है, सेमी फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट है। अब ग्राउंड मिक्स्ड मटेरियल क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर होता है प्रोटीन का, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस, 5 कार्बन शुगर और पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप, ये कंबाइन होकर न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना रहे होते हैं। अच्छा, इधर मैं मेंशन भी वैसे कर देती हूँ, इसमें हमारे पास 5 कार्बन शुगर होगी, उसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगी। नाइट्रोजीनियस बेसिस आप जानते हैं एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन, और आरएनए के केस में थायामीन की जगह पे यूरेसिल होगा। तो ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस है। वो कहते हैं फ्री न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे, एंजाइम्स होंगे जो कि डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज है, उसके अलावा मेटलाइंस होंगे, मैग्नीशियम वगैरह जो क्या कर रहे होंगे डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में फैसिलिटेशन कर रहे होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। ये क्यों मौजूद होती हैं, क्योंकि इन्होंने डीएनए की जो कॉइलिंग हो रही होती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के ऊपर, उस प्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन कह रहे होते हैं। बाकी इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है ना वो आप लोग क्या करेंगे एफएससी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इधर आप एक बात याद रखेंगे कि हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, अब ये है डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपको याद होगा बिल्कुल इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर थी, उसमें हमने वाटर की बात की, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप कह लें कि आइंस की, सॉल्ट्स की बात की। हमने देखा कि उसके अंदर कुछ स्टोरेज भी थी, जैसे कि आप कह लें ग्लाइकोजन, लिपिड, ड्रॉपलेट, पिगमेंट्स वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म इस तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर जो आप कह लें कि सब्सटेंसेस हैं, जो ग्राउंड मिक्सचर है वो डिफरेंट है कंपैरेटिवली टू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई क्या होता है, न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस। जब भी न्यूक्लियोलाई की बात हो तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राइबोसोम फैक्ट्री की बात करें, यानी कि न्यूक्लियोलाई क्या है, राइबोसोम्स फैक्ट्री है। जैसे मैंने कहा राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। न्यूक्लियोलाई क्या है, जिसने राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करना होगा। हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई नॉन मेम्ब्रेनस है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेल पर डिपेंड कर रहा है कि क्या फंक्शन प्ले कर रहा है वो सेल उस स्ट्रक्चर या उस बॉडी या उस टिश्यू या उस ऑर्गन के अंदर। वो कहता है कि ये अपीयर होता है इंटरफेस में और डिसअपीयर हो जाता है जैसे सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट होने लगती है। फिर हम कहते हैं कि अगर हम बात कर लें अपने न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलाई की, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, डबल मेम्ब्रेन, और ये जो फ्लूइड है दैट इज बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जो डार्कली स्टेन्ड रीजन होगा दैट इज न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई के बारे में ये भी याद रखेंगे कि डार्कली स्टेन्ड हमारे पास क्या होता है, रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर हम कहते हैं जो न्यूक्लियोलाई है उसके 2 रीजन है, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल रीजन जो है वो ग्रेन्युलर होगा, ग्रेन्स लाइक होगा, जो सेंट्रल होगा फिब्रिल यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। पेरिफेरल क्यों ग्रेनुलर है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम सब यूनिट है, और राइबोसोम सब यूनिट हमने पढ़ा था एक लार्जर सब यूनिट होता है, हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर थी, और एक हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट होगा। तो वो कहता है कि हमारे पास ये जो राइबोसोम के लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है पेरिफेरी एरिया में वो मौजूद होते हैं, और सेंट्रल जो है वो फिब्रिल एरिया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए जो है वो मौजूद होते हैं। ये था ऑल अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोलाई। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। अच्छा जी, क्रोमेटिन क्या होता है, हम सब ये जानते हैं कि हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है, मैंने ऐसे रैंडम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। वो कहते हैं कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थिन थ्रेड लाइक हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होती हैं। बेसिकली जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर द क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक हो गया, ये क्रोमेटिन मटेरियल जब फर्दर क्या होगा, कंडेंस होगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो ये कुछ इस तरह का फिनोमेना फॉलो करता हुआ ये स्ट्रक्चर जो है वो बना देगा, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो कह रहे होते हैं। इधर देखिए मैंने इधर ड्रॉ किया है अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, यानी कि नॉर्मली हमारा क्रोमोसोम इस तरह से होता है, जैसे डुप्लीकेशन होती है तो हमारा क्रोमोसोम जो है इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने एक क्रोमेटिन फाइबर लिया और उसको क्या किया, एलेबोरेट करके, उसको एक्सपैंड करके, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब कॉइलिंग हो रही होती है वो सारा प्रोसेस यहाँ शो किया। ये देखें क्रोमेटिन मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कॉइल हो रहा है। अगर मैं इसको और थोड़ा एलेबोरेट करूं तो इस कॉइलिंग में मैं कहती हूँ मेरे पास एक हिस्टोन प्रोटीन है जिसके अराउंड डीएनए जो है वो रैप हुआ हुआ होता है। मैंने जैसे कहा
हिस्टोन का जब बताया कि आप लोगों ने ये एफएससी पार्ट 2 में बहुत डिटेल से डिस्कस करना है, और मैंने साथ ये भी कहा कि हमारे पास जो हिस्टोन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आपको ये भी याद होगा जब मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया मैंने कहा कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हमारी हिस्टोन पॉजिटिव और डीएनए नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है। और अगर डीएनए की बात कर ली जाए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या मौजूद है, लेडर है, जो बॉन्ड्स है हाइड्रोजन बॉन्ड्स है न्यूक्लियोटाइड की वजह से। और न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ बहुत क्लियरली बता दिया कि कार्बन शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनियस बेस है जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन है, और आरएनए में रिप्लेसमेंट में यूरासिल मौजूद होगा। अब वो कहते हैं कि कॉइलिंग होती जा रही है, कॉइलिंग होगी, उसके बाद कॉइलिंग के बाद फिर हम आ जाते हैं सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग होगी, और सुपर कॉइलिंग के बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम इस क्रोमोसोम को लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकें। तो कहते हैं कि सुपर कॉइलिंग के बाद हमारे पास क्रोमोसोम की कुछ ये स्ट्रक्चर आती है, और हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक कब अपेयर होता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और फिर जैसे टीलोफेज में एंटर होगा तो फिर दोबारा से नॉर्मलाइज होना चीजें शुरू हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो सेंट्रल रीजन है, जो ये थिन रीजन है, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, जिसने क्या किया हुआ है, अटैच रखा हुआ है इन आर्म्स को, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर। और ये जो दो आर्म्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिड्स कहेंगे, क्योंकि ये दो हैं और सेम क्रोमोसोम के हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। अच्छा, इधर आपने ये बात याद रखनी है, स्टूडेंट अक्सर सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसोम और सेंट्रोस्फेयर इसको कंफ्यूज करते हैं। सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रियोल में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऑपोजिट एंड पे एक वो स्टेन्ड रीजन है जहां पे सेंट्रियोल मौजूद है। सेंट्रोसोम क्या है, वो एरिया, वो स्टेनिंग रीजन, और सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली सेंट्रोसोम है। सोम वो बॉडी जहां सेंट्रो यानी कि वो बॉडी जहां पे सेंट्रियोल्स मौजूद है। सेंट्रोमेयर क्या है, वो एरिया जहां पे जो थिन होगा, कंस्ट्रिक्टेड होगा, नियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिसके साथ ये फोर आप कह लें कि हमारे आर्म जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होंगे, अटैच होंगे। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम्स। अभी हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास आरबीसीज और सी ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, नंबर 1, और नंबर 2 क्वेश्चन किया था कि तमाम एनिमल सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जबकि मसल फाइबर्स में ऐसा नहीं होता। इसको आपने आंसर करने की कोशिश करनी है कमेंट में, वरना फिर हम जब लास्ट पोर्शन क्रोमोसोम डिस्कस करेंगे तो फिर इसके आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। थैंक यू।